बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। जैसा कि हमें पता है कि हम इससे पहले सारी लीनियर क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं या हमें पहले से मालूम होती हैं, तो इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिफ़ाइन करना बहुत ही इजी होगा। अगर आप चाहें तो इसको इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिस्कस किया जाएगा? डिफ़ाइन वो होता है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू मोशन। ये होगा एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी तो उस वक्त जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब ये फॉर्म आती है तो हमें इसके लिए थोड़ा सा इक्वेशन नीडेड होती है। तो हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी इक्वेशन जानते हैं, उसके में होता है 1/2 mv²। लेकिन ये भी हमें क्लियरली पता है कि v जो है वो r ओमेगा होता है। तो क्यों ना हो कि हम इसी काइनेटिक एनर्जी को लीनियर की बजाय एंगुलर में निकालें। तो एंगुलर निकालने के लिए हम r ओमेगा डाल देते हैं और इसका स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखते रहिएगा कि ये हमारे पास बन जाएगा mr² ओमेगा स्क्वायर। और बेटा इसको हम, ये जो चीज़ है ना mr ओमेगा mr², ये बड़ी काम की चीज़ है। इसको हम आई या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन जो नेक्स्ट बनने वाली है वो है 1/2 ओमेगा स्क्वायर। ये इन टर्म्स ऑफ लीनियर थी जो ऊपर हमने लिखी लीनियर वेलोसिटी। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी तो उस वक्त आपकी इक्वेशन ये आएगी। तो ये इट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोशन या एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू एंगुलर मोशन। अब आपने किसी बॉडी के लिए यहाँ इसी के अंदर ये टॉपिक उसी का हिस्सा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी लेकर हम उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसमें n नंबर ऑफ़ मैसेस एग्जिस्ट करते हैं। आपने लिखना है कि कंसीडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ़ मासेस m1 m2 m3 m4 m5। ये तरतीब मेरी बुक से ना भी मिले, ये आपने अपनी रखनी है। और यहाँ पे आपने लिखना है थोड़ा सा, कंसीडर अ रिजिड बॉडी consisting of n number of particles, जिसमें n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं ऑफ मैसेज m1 m2 m3 अप टू mn रेस्पेक्टिवली, mn तक है। ज़ाहिर सी बात है कि हम जब उनकी बात करते हैं तो फिर हमारे पास एक और इशू भी होता है कि हमने डिस्टेंस लिखना होता है एक्सेस ऑफ रोटेशन से, डिस्टेंस ऑफ r1 r2 अप टू rn रेस्पेक्टिवली फ्राम एक्सेस ऑफ रोटेशन। और इनकी जो वो हैं फ्राम एक्सेस ऑफ रोटेशन। मसलन ये आपके पास m1 है, इसका r1 है, m2 का r2 है, m3 का r3 है, और इसी तरह n कहीं जहाँ भी एग्जिस्ट करेगा उसका rn होगा। वो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे फिगर बनाते हैं। डजेंट मैटर, बुक को फॉलो करना इसमें ज़रूरी नहीं है। शेप ये होनी चाहिए रिजिड बॉडी के हिसाब से, बाकी आपके लिए कोई। अब हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऊपर पढ़ लिया। तो काइनेटिक एनर्जी पहले बॉडीज़ की ओवरऑल जो होती है कि रोटेशनल, वो होती है 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। सपोज़ कर लेते हैं कि ये बॉडी जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। ये भी यहाँ लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो पूरा लिखेंगे थोड़ा सा डिटेल्ड में। तो कंसीडर अ बॉडी, रिजिड बॉडी जिसमें बहुत सारे मैसेज हैं और डिस्टेंस r1 r2 rn हैं,
और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन कर। अब बेटा इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट बॉडी अगर लिखनी हो फर्स्ट पार्ट के लिए तो ये होगा m1r1 ओमेगा स्क्वायर। बस ऊपर वाली इक्वेशन में आपने सिर्फ दूसरे के लिए m2r2 ओमेगा स्क्वायर, तीसरे के लिए 1/2 m3r3 ओमेगा स्क्वायर, और इसको आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ n तक ले जाएं, ये होगा 1/2 mnr_n² ओमेगा स्क्वायर। अब के टोटल जो होगी वो होगी सम ऑफ इंडिविजुअल्स। बुक में उसने पहले सम ये इक्वेशन लिखी है ke1 ke2 ke3 अप टूken, और फिर उनकी वैल्यूज़ बाद में इंडिविजुअली नहीं कैलकुलेट की, डायरेक्ट पुट की हैं। मैं यहाँ पर इंडिविजुअली जो कैलकुलेटेड वैल्यू हैं ke1 की 1/2 m1r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2r2 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1/2n mnr_n² ओमेगा स्क्वायर। क्या कर दिया मैंने, इन सारी काइनेटिक एनर्जीज़ को यहाँ पे मैंने सम लिया है बेटा, जहाँ पे वो सारी काइनेटिक एनर्जीज़ इकट्ठी हो गई थी। आपको नज़र आ रहा है उस पिछली इक्वेशन से कि उसमें सारों में 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। कैसे पता चलता है, पिछली इक्वेशन को रिव्यू करें, थोड़ा सा वीडियो को पीछे पास करके देखिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, ये बन गया m1r1 m2r2 अप टू mnr_n²। इसको 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इस पे सिग्मा अप्लाई करें, यू नो बेटर के I1 है और यहाँ n है, यह MIRI² ये आपके पास आ जाएगा। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज I इज़ इक्वल टू सिग्मा, I इज़ इक्वल टू 1 to n जो है MIRI² जो है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी आ गया। इससे समरी ये हमारी हो गई कि हमारा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, वो हमेशा उस बॉडी के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, इन दो फैक्टर्स पे, आई ओमेगा स्क्वायर पे, आई और ओमेगा स्क्वायर पे। अब कुछ स्टूडेंट्स के जहन में सवाल ये आता है कि सर आपने ये ओमेगा स्क्वायर सारों में से कॉमन क्यों ले लिया। तो एज अ होल बेटा, जब आप रिजिड बॉडी या कोई भी बॉडी लेते हैं तो उसका पार्टिकल्स चाहे उसमें आप 100 भी ले लें, सबकी जो वेलोसिटी काउंट होती है वो वही होती है जिससे आप बॉडी को जिस ख़ास फोर्स से रोटेट करवा रहे हैं। मसलन यूँ रोटेट हो रहा है ये, तो इसकी रोटेशन की जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, वो सब के लिए एक जैसी काउंट की जाएगी। तो ये आपके पास एक ही शेप में आ जाएगा, तो ये ओमेगा की वैल्यू जो है सब के लिए सेम होगी। दैट्स इट। अगेन गेट अ रिव्यू। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी लीनियर का ये फार्मूला है, उसमें v = r ओमेगा पुट करें तो ये एंगुलर की ये दो इक्वेशन आती हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली। फिर आपने एक रिजिड बॉडी लिया, रिजिड बॉडी के अंदर आपने क्या किया है, बहुत सारे पार्टिकल्स लिए हैं और हर एक का अपना इंडिविजुअली आपने कैलकुलेट किया है काइनेटिक एनर्जी 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। किस इक्वेशन में पुट करके, ये इक्वेशन जो मैंने दोबारा लिखी है जो पहले आपने ऊपर की है। अब देखें इन सारों का नेक्स्ट स्टेप में सम ले लिया। अब सम अगले पेज पे मैं चला गया था तो शायद कुछ लोगों को नज़र ना आया। ओमेगा स्क्वायर मैंने 1 2 3 ओमेगा नहीं लिया था क्योंकि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर होगी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इस हिसाब से। तो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी, सॉरी। अब वही एंगुलर वेलोसिटी मैंने यहाँ पे कॉमन ले ली थी, रेड इसीलिए कर दिया इसको, बाकी छोड़ दिया। और ये जो रिमेनिंग फैक्टर है ये मेरी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, किस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है रिजिड बॉडी का। आप इसको आई पुट कर दिया तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास चाहे जो भी किस्म का बॉडी हो, उन सब के लिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक जैसी होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है।
अलबत्ता यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर करता रहूँ चाहूँगा आपको। अब यहाँ पे मैं कि काइनेटिक एनर्जी फॉर डिफरेंट बॉडीज़ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाऊँगा ताकि अगले लेक्चर के अंदर वो मुझे एक डिस्कशन में मसला ना हो जो मैं डिस्क और हूप की काइनेटिक एनर्जी निकालूं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आई पे डिपेंड करती है, जो कि है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सादा अल्फाज में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ओमेगा स्क्वायर और 1/2 ओमेगा स्क्वायर को कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करे, होता भी कांस्टेंट ही है, एक ही बॉडी को कांस्टेंटली रोटेट करवाया जाए एंगुलर वेलोसिटी से तो उस वक्त होता है। अब इस कंसेप्ट की बेस पे एक चीज़ आपको यहाँ बताना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है आप में स्टूडेंट्स इसमें, कि आपके डिफरेंट बॉडीज़ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है। मसलन आपका जो रिंग होता है उसकी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² होता है। अब इसकी वैल्यू ये इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन पे डिपेंड करेगा और इसके लिए रिंग के लिए आपके पास ये शक्ल आएगी। इसी तरह डिस्क हूप की तो आगे हमने डिस्कस करनी है। इसी तरह जो स्फेयर है वो है 2/5 mr²। ये MCQ में पूछ सकता है मसलन इनमें कि रिंग और स्फेयर में किसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी अगर उनके रेडियाई इक्वल हों। सपोज़ एक रिंग है और एक स्फेयर है, सेम रेडियस रखते हैं लेकिन उनके अंदर जो है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ज़रा गौर से अगर देखा जाए तो ये मल्टीपल में है और ये डिवाइज़र में है, ये बहुत कम होती है ऑलमोस्ट इसकी निस्बत, इसलिए रिंग की ज़्यादा होगी स्फेयर की निस्बत। इस तरह अगर आप राड के लिए निकालने जाएंगे तो राड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/12 और साथ में ml होता है, l भी लिखते हैं ml² या स्मॉल l भी लिखते हैं, कैपिटल L भी लिखते हैं। राड की ये ज्योमेट्री होती है, यानी लेंथ पे टोटली राड के लिए डिपेंड करता है। अब राड की ज्योमेट्री के हिसाब से निकालेंगे तो ये ज्योमेट्रीज जो कंपैरिजन में आती हैं आया वो कौन कौन सी होती हैं। रिंग और स्फेयर का तो आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है, किसी हद तक रेडियस एक जैसे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि राड और स्फेयर का कंपेयर करें तो शायद ये आपके लिए फिजिबल ना हो। अलबत्ता आखिरी कहानी ये है कि बाज़ दफ़ा ना इनकी काइनेटिक एनर्जीज़ का रेशो निकाला जाता है। मसलन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग और काइनेटिक एनर्जी ऑफ राड, इनका रेशो निकालें तो आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ यहाँ आई फॉर रिंग लिखेंगे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, और यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आप वो लिखेंगे फॉर राड और फिर उनकी वैल्यूज़ अप्लाई करके। तो आखिर में कहानी क्या आ गई, आपके जो काइनेटिक एनर्जीज़ अगर दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम से मूव कर रहे हैं तो ये टोटली रेशो होगा आई रिंग टू आई राड का, यानी इन दो के ऊपर ये फाइनली डिपेंड करेगी। सो दैट्स इट। हमारे पास ये फ़ाइनल डिस्कशन यही होती है कि हमने हर केस में यही चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि आया हमारा ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसके अंदर। अब यहाँ पे बेटा आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल 5.7 है इसी काइनेटिक एनर्जी के लिए गिवन है, वो आपने खुद करनी है। अगर आपको कोई इशू हो तो यू कैन डिस्कस विद मी, देन वी विल सॉल्व इट अगेन, बट आई होप कि यू कैन डू इट। तो यहाँ तक आपने फॉलो करना है हमें। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़ीरो रिस्पांस है आपका, आप आपस में गपशप ही करते हैं, बाकी कोई रिस्पांस आपका नहीं आ रहा, तो काइंडली रिस्पांस कीजिए और केयरफुल हो जाइए। आपका पेपर कंसेप्चुअल पेपर होता है फेडरल बोर्ड का, और थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस किया आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोविड में अपने घर में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।